हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। तो सबसे पहले न्यूज़ जो है ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है। और ये जो है आपका एक देश है बच्चे, आपका कैरिबियाई कंट्री है। इसका नाम है कुराकाओ, ठीक है। नाम याद रहेगा, कुराकाओ। तो दो दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगा, कुराकाओ, ठीक है। कुराकाओ जो है आपका एक कैरिबियन आइलैंड है और ये फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है, ठीक है। तो ये इसके अचीवमेंट है बेसिकली कि बहुत कम पॉपुलेशन है और इतनी कम पॉपुलेशन में भी कुछ लोग जो हैं आपके फुटबॉल खेलते हैं और इतना अच्छा खेलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। किंगस्टन में जमैका के साथ 0-0 से ड्रॉ खेलने के बाद लगभग कितना है, 1,56,000 की आबादी वाला देश है, ठीक है। और ये देश जो है आपका फीफा के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अच्छा, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ना, ये किसके नाम पे था बच्चे? अभी तक जो है आपका आइसलैंड 2018 में, आइसलैंड लगभग जो है आपका 3,50,000 की पॉपुलेशन है इसकी, तो ये पहले जो है रिकॉर्ड इसके नाम पे था। अभी जो है ये रिकॉर्ड आ गया है कुराकाओ के नाम पे। कैरिबियन कंट्री है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, कुराकाओ जो है देश का नाम है और ये अभी तक की सबसे छोटी पॉपुलेशन वाला ऐसा कंट्री है जिसने कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलो एक बार नक्शे में भी देख करके आ जाते हैं कि है कहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ चलते हैं बच्चे, ये देखो, ये आ गए हम। ये दक्षिण अमेरिका है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में क्या है बच्चे? उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में आपका कैरिबियन सी है, ठीक है। कैरिबियन सी में खूब सारी कंट्रीज है, अगर आप देखेंगे आइलैंड कंट्री है आपकी। क्यूबा देखिए, जमैका देखिए, यहाँ पे हैती है, यहाँ पे आपका जो है ये पोर्टोरिको है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका कुराकाओ, यहाँ पे देखिए कुराकाओ है और विलियम स्टेट, ठीक है, इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसकी जो है आपकी यहाँ पे राजधानी है। तो इतना जो है इस देश के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। बच्चे टेक्निकल के स्टूडेंट हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा जो है जीके में घुसने की और उसमें जो है चीज़ें याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। जितना जितना जो है आपको न्यूज़ बताई जाती है, ठीक है, और जितना डिटेल में आपको बताती हूँ उतना ही बस आपको याद रखना है। आप लोग सोच रहे हैं, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं इतना तो याद होता नहीं, ठीक है, और कितना डिटेल में याद रखें, ठीक है। तो ये जो है एक एक लाइन जो है आपको याद रखनी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना जो ज़्यादा वेटेज वाला जो पोर्शन है, जैसे कि आरआरबी जेई भी है, तो आरआरबी जेई में बच्चे आपको सीबीडी 2 के जो सब्जेक्ट है वो भी अभी से तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। साथ में आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं होगा बच्चे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं होगा। नाम के लिए क्वालिफाई कर भी लिया तो किसी किसी पोस्ट के लिए कर पाएंगे, ठीक है, वो नहीं करना है। मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। और वो कैसे होगा आप सभी को पता है, 90 मिनट में जो है आपको 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो करके दिखाना है अच्छे से अच्छे। बच्चों के नंबर कितने आते हैं? 80 क्रॉस नंबर आते हैं, 90 क्रॉस नंबर आता है, वो भी तो इंसान ही है ना। तो उनको देखना है मोटिवेशन के लिए, और उतना ही जो है अच्छे स्कोर करने की कोशिश करते रहने हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए। अभी जितना समय आपके पास में है ना बच्चे, आपको यही करना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है आलस के मारे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मैं आपको बच्चे शर्त लगा करके कह रही हूँ, अगर आपने लगातार जो है 3-4 दिन दे दिए ना, उसके बाद आपको खुद से आदत बन जाएगी, ठीक है, मॉक टेस्ट देने की, ठीक है। बार बार जो है चीज़ों को इस तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में जो आप टाइम बाउंडेशन के साथ में क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिस तो आप हमारे साथ में करते हैं, लाइव सेशन में करते हैं, वैसे जो है पीडीएफ आप एमसीक्यू की पढ़ते हैं, है ना। लेकिन गिवन टाइम पीरियड में जो टेस्ट करना है ना, वो एक अलग फीलिंग होती है और एक बहुत अच्छा जो है आपने आपकी माइंड की प्रिपरेशन होती है वो, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाकर के आप आसानी से जो है पेपर दे सकते हैं। आपको लगेगा रोज की ही तो बात है ना, पहली बार थोड़ी ना मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वो भी एक तरीके का मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए खुद को तैयार करिए और अच्छे से बच्चे खूब सारे जो है क्वेश्चन करिए। दिन में जितना ज्यादा हो सकता है जो है अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए, ठीक है। अगली न्यूज जो है आपकी बिहार की है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट तो मैंने आपके साथ में पहले ही शेयर कर लिए थे, ठीक है। बिहार में जो है दोबारा से एनडीए की सरकार बन गई है। बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी बनी है, ठीक है। तो बच्चे फाइनली नीतीश कुमार सीएम का नाम भी अनाउंस हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज, ठीक है। आज जो है ये 10वीं बार, ठीक है, ये भी नंबर पूछा जा सकता है बच्चे, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उस समय उनका टाइम पीरियड जो है सिर्फ 7 दिन का था,
ठीक है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन को 243 सीटों वाली विधानसभा में से 202 सीटें मिली हैं। ठीक है। और बीजेपी जो है सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनी है। 89 सीट जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। आप लोगों ने मैथिली ठाकुर का नाम सुना है? मैथिली ठाकुर, ठीक है, ये सिंगर टर्न्ड पॉलिटिशियन है और इन्होंने कहाँ से जीता है? इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अलीनगर, है ना। इन्होंने चुनावी वादा जो है इनका जो काफी फेमस हुआ था कि मैं अलीनगर का नाम बदल दूंगी और सीतापुरी या फिर मैथिली नगर इस तरीके से कर दिया जाएगा, है ना। तो मैथिली ठाकुर ये जो है आपकी इस बार नजर रही, सबसे कम उम्र की जो है आपकी यहाँ पे एमएलए बनी है। ठीक है, सबसे कम 25 साल जो है इनकी उम्र है, 25 साल की जो है एमएलए बनी है। और सीएम को भी आपको याद रखना है, नीतीश कुमार। अगला बचे समिट है जो हमें याद रखना है, वार्षिक बिम्स्टेक युवा राजनयिक संपर्क कार्यक्रम। बिम्स्टेक का यंग डिप्लोमेट इंटरेक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में जो है बच्चे यहाँ हो रहा है, तो इसको आपको याद रखना है, वेन्यू। इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में की थी। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका के 14 युवा राजनयिक इस सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। बाकी इसमें एक चीज आई है, ये है आपका 6th बिम्स्टेक समिट। कहाँ पे हुआ है इस बार? थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। छठवां बिम्स्टेक का जो समिट है इस बार बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड में। ठीक है, इसके इधर ये इंपॉर्टेंट है, यंग डिप्लोमेट का जो इंटरेक्शन मीटिंग है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है, तो नई दिल्ली में बच्चे आपका ये हो रही है, आपको याद रखना है बिम्स्टेक। अगली न्यूज बच्चे तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना सरकार ने व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू कर दी है। इससे 38 विभागों में 580 से ज्यादा सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C सर्विसेज सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। मेटा के साथ में साझेदारी करके यह विकसित किया गया पहल है जो कि नागरिकों को व्हाट्सएप के जरिए सीधे प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने, आवेदन को ट्रैक करने, अपडेट प्राप्त करने, जारी किए गए दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा देती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि सेम के साथ में किया गया है, सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना। ठीक है, यूजर फ्रेंडली बनाना। अब सभी चीजें जो है यूजर फ्रेंडली हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना की सरकार ने मेटा के साथ में मिल करके, मेटा तो पता है ना आपको, पहले फेसबुक है ना, अब जो है आपका मेटा, तो तेलंगाना सरकार ने मेटा के साथ में मिल करके ये बच्चे आपका एक सर्विस डेवलप की है जो कि लोगों के लिए है। ठीक है, अब सरकार के मतलब कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम फोन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे जितने भी हमारे जरूरी प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, अब कितने सारे प्रमाण पत्र होते हैं बच्चे, आय प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, उसमें भी जो है आपका और भी बहुत सारे जो है आपके प्रमाण पत्र होते हैं। तो उन सभी प्रमाण पत्रों को जो है आपका सर्टिफिकेट को यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो है जब आवेदन आप कर देंगे, उस एप्लीकेशन का क्या हुआ उसको जो है ट्रैक भी किया जा सकता है। फिर जो आपका प्रमाण पत्र बन करके आएगा उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर तहसील के बाहर जो है आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना है बच्चे, मी सेवा किसका है? ये है आपका तेलंगाना सरकार का व्हाट्सएप सर्विस है। और बेसिकली जो है आपका ये गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस है। ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उन तक जो है नागरिकों की आसान पहुंच हो जाए, इसके लिए किया गया है। अगला बच्चे आपका 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। अच्छा, ये थोड़ा मुझे बताओ, इसका जो बैकग्राउंड है बच्चे पीपीटी का ब्लैक कलर का, ठीक है, सही है ये? मतलब फ्रेंडली है? फ्रेंडली से मुझे याद है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आंखें दर्द होती हैं ब्राइट कलर में, है ना। तो थोड़ा सा मुझे बता दो, क्योंकि ये मैंने फॉर्मेट एक रखा है जो कि सारी क्लासेस में भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाकी जो ये तो चलो छोटी सी क्लास है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो आपकी लंबी लंबी क्लासेस हैं वहाँ पे भी यही फॉर्मेट है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये कलर जो है आपका सूटेबल है आपकी आंखों के लिए या फिर चेंज करना है इसको। ठीक है, कमेंट में बताना, मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, चलो अगली जो है बच्चे एक हमें चैंपियनशिप याद रखना है, 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का। ठीक है, 2025 का ये चैंपियनशिप है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये हुआ है आपका बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे बच्चे? ढाका में है। 24th एडिशन है। ठीक है, अब ये हमें इसलिए याद रखना पड़ रहा है ना बच्चे, क्योंकि भारत ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पहला नंबर जो है इंडिया को मिला है। आपको पूछा जाएगा कि 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025, इसमें भारत का नंबर बताओ मेडल टैली में। ठीक है, कबूतर उड़ जाएंगे वहां पे, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, एशियन आर्चरी समझते ना, तीरंदाज, धनुष बाण बचपन में चलाए होंगे सभी ने। तो ये जो आर्चरी चैंपियनशिप है बच्चे,
ये आर्चरी चैंपियनशिप में जो है भारत पहले नंबर पे रहा है पदक तालिका में, याद रखेंगे। भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, 10 में से 6 जो है आपके स्वर्ण पदक हैं, ठीक है। और जो व्यक्तिगत स्वर्ण है यानी कि जो इंडिविजुअल जिन्होंने अपना अपना गोल्ड मेडल जीता है, अंकिता भागवत नाम है उनका, महिला रिकर्व में, और पुरुषों में जो है आपका धीरज बोमादेवरा, इन्होंने जीता है पदक तालिका में जो है आपका भारत पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे नंबर पर जो है आपका चाइना है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी तीरंदाजी जो है, आर्चरी जो है ना बच्चे, हमारे एक पड़ोसी देश का नेशनल स्पोर्ट्स है। कौन सा देश है? ये है आपका भूटान, ठीक है, याद रखेंगे ना, भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है तीरंदाजी, ठीक है। और हमने भी जो है तीरंदाजी में क्या किया है, अपने जो एशियन काउंटर पार्ट है, मतलब कि हमारे जो एशियन बाकी देश हैं उनको पीछे कर दिया है, और हम जो है पहले नंबर पे आए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका दक्षिण कोरिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है। अगली न्यूज बच्चे स्पोर्ट्स की है, एक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ये है आपके रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा के द्वारा जो है आपका रिकॉर्ड बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बन गए हैं, ठीक है। तो अभी तक ये कौन से इंडियन है जिन्होंने ये काम किया है, मतलब ये ऑलराउंडर का डेटा है बच्चे, है ना। ऑलराउंडर समझते हैं ना, जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा जो है आपके कपिल देव के बाद दूसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने कि टेस्ट क्रिकेट में रन 4000 कंप्लीट कर लिए हैं, और विकेट भी जो है आपका 300 प्लस कर लिए हैं, ठीक है, याद रखना इसे। अच्छा, ये उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं, पहले जो है आपके कपिल देव थे। रविंद्र जडेजा ने यह मुकाम नवंबर 2025 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान 28वें टेस्ट क्रिकेट में पूरा किया है, ठीक है। ये आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। इनसे पहले ये रिकॉर्ड जो है आपका कपिल देव जो है पूरा कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद जो है आपका रविंद्र जडेजा ये जो आंकड़ा है उसे क्रॉस करने वाले दूसरे भारतीय ऑलराउंडर है, ठीक है। अच्छा, वह इस कारनामे को 87 टेस्ट मैचों में पूरा करने वाले भारत के सबसे तेज खिलाड़ी हैं, और ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया में चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड इयान बॉथम, कपिल देव, डेनियल विटोरी का नाम है, ठीक है। तो मतलब हमारे देश में तो ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन पूरी दुनिया भर में भी अगर आप देखेंगे ना तो इनसे पहले 3 ही लोग हैं, ठीक है। डेनियल विटोरी है, आपके कपिल देव और इयान बॉथम है, सारे के सारे ऑलराउंडर है, ठीक है। तो इस आंकड़े को क्रॉस करने वाले ये सबसे तेज है। तेज का मतलब क्या होता है बच्चे, जब हम किसी आंकड़े को कम मैचेस में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो तेज खिलाड़ी हो जाता है। जैसे कि आपके साथ में होता है, किसी व्यक्ति ने जो है आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 भी क्वालिफाई कर लिया, सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर लिया, पहली बारी में हम कहेंगे ना तेज है ना, तो पहली बारी में पहले एडिशन में जो है दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और कोई बच्चा है जिसको तीन टाइम हो गया है, 4 टाइम हो गया है, ठीक है, घबराने की बात नहीं बच्चे, होता है, इतना चलता है ना। ये तो है जिंदगी, सब एक ही लेवल से शुरू नहीं करते हैं ना, सबका स्टार्टिंग लेवल अलग अलग है ना। सबके एकेडमिक्स अलग है, सबकी एजुकेशन कंडीशन अलग है ना, सबका जो है स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। इसीलिए जो है आपका एंड पॉइंट में भी समय उसी के अकॉर्डिंग लगता है, और जो रिजल्ट आता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग आता है ना। जिस लेवल से स्टार्ट करेंगे उसी लेवल से जो है आप अपनी जो मंजिल है वहां तक जा पाएंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अच्छा, इंटरनेशनल न्यूज है ईरान से। ईरान ने 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश, वीजा फ्री एंट्री निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है। यह निलंबन सामान्य पासपोर्ट रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, और उन्हें ईरान में प्रवेश और पारगमन दोनों के लिए वीजा प्राप्त करना अब आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चे, ईरान कहाँ है? ईरान हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, मतलब दूर का पड़ोसी है ना, दूर के रिश्तेदार होते हैं ना कुछ हमारे, वैसे ही आपका दूर का रिश्तेदार है ईरान हमारा। मतलब हमारी बाउंड्री इनकी बाउंड्री आपस में शेयर नहीं होती है, पड़ोसी नहीं है हम, छत से नहीं टकराती है ना, लेकिन दूर के पड़ोसी हैं, मोहल्ले में कहीं है, मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान से जाएंगे अफगानिस्तान, वहां के बाद जाएंगे आप ईरान, ठीक है। तो ये है आपका ईरान की कैपिटल बच्चे कहाँ पे है? तेहरान। अब पड़ोसी है तो इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तेहरान जो है बच्चे इसकी राजधानी है, और इसने क्या किया है कि भारतीयों के लिए जो वीजा फ्री एंट्री अभी तक चल रही थी ना, वो 22 नवंबर 2025 से सस्पेंड कर दी है, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कौन से देश ने की है ये, तो ये जो है आपका ईरान ने करा है। और इसके पीछे रीजन क्या है, कोई राजनीतिक कारण है या नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम, है ना, क्योंकि देशों के बीच में कुछ ना कुछ पकता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अभी जो इन्होंने रीजन बताया वो ये है, नौकरी धोखाधड़ी, नेटवर्क तस्करी, अपहरण की घटनाओं में वृद्धि, ठीक है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिसके कारण जो है आपका इन्होंने वीजा फ्री एंट्री को सस्पेंड कर दिया है फिलहाल, ठीक है। अगले बच्चे आपका इंटरनेशनल न्यूज है, एक डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर लिया है,
ठीक है। और इस बार का वर्ड क्या है इनका, पैरा सोशल, पैरा सोशल। इस बार अगर आप देखेंगे ना बच्चे, जितने भी डिक्शनरी है उनका जो वर्ड है ना, वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही है, बस सोशल मीडिया से लिया हुआ है, जेनजी से लिया हुआ है। ठीक है, तो पैरा सोशल आपको याद रखना है शब्द। वर्ड ऑफ द ईयर जो है इसे घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है, यह शब्द उन एक तरफा रिश्तों को संदर्भित करता है जो मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और यहाँ तक कि एआई चैट बॉट के साथ में बनाते हैं। देखो बच्चे, आपकी हमारी बात हो रही है। ठीक है, पैरा सोशल वह रिलेशन जो कि एक तरफा होता है। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है ना, जब दोनों तरफ से वाइब्स मैच होती हैं तभी जो है रिलेशन भी बनता है ना। एक तरफा रिश्ते को बेसिकली मतलब कि जो आपकी कोई फेमस इन्फ्लुएंसर है, कोई फेमस सेलिब्रिटी है, ठीक है, और उसका जो कम्युनिटी उसने बिल्ड किया है ना, उसके जो फॉलोवर उसने बिल्ड करे हैं ना, तो जो फॉलोवर का उसके साथ में रिश्ता है एक तरफा, उसको जो है आपका पैरा सोशल कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका पैरा सोशल है। और चैटबॉट, चैटबॉट में भी आपका यही होता है, दूसरी तरफ तो इंसान है नहीं, एआई है, हम उससे कुछ भी बातें किए जा रहे हैं, दिल की बात किए जा रहे हैं, कोई सिचुएशन दे करके उसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं, है ना, तो वो जो है एआई के साथ में हो रहा है। हमारा तो रिश्ता बन गया इधर से, उधर से कुछ नहीं। ठीक है, तो वो जो एक तरफा रिश्ता है बच्चे, वो है आपका पैरा सोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2025 के लिए। ठीक है, अगला आपको एक रिपोर्ट याद रखनी है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 2026 के लिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है आपका जारी कर दिया गया है। भारत का नंबर, कितने मार्क्स आए हमारे और कितना नंबर है हमारा क्लास में, कौन सा नंबर और हमारे खुद के कितने नंबर आए हैं, दोनों चीजें हमें याद रखनी है। तो भारत को अगर आप देखेंगे ना, पिछली बार की रैंकिंग से हमने 13 प्लेस ड्रॉप किया है। इस बार हमारी जो रैंक है वो है 23rd। ठीक है, 23rd बच्चे इस बार है। पिछली बार हम 10वें नंबर पे थे, इस बार जो है आप 23वें नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हमारा परफॉर्मेंस खराब हो गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि हमारे नंबर कितने आए हैं, 61.31। ठीक है, 100 में से आते हैं ये, तो 100 में से 61 नंबर के साथ में हम जो है 23वें नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। ये है आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। उसके अलावा जो टॉप की कंट्रीज देख लेते हैं जिन्होंने के अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। तो डेनमार्क जो है, वैसे इस रिपोर्ट में बच्चे कोई भी कंट्री जो है आपके पहले 3 में तो आता ही नहीं है, मतलब किसी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है कि उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दी जा सके। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमेशा से खाली ही रहा है, इस बार भी खाली है। तो चौथे से स्टार्ट करते हैं। चौथे पे डेनमार्क आया 80 नंबर के साथ, पांचवें में मोरक्को आया 70 नंबर के साथ, छठवें पे यूनाइटेड किंगडम आया 70 नंबर के साथ। ठीक है, अब सबको याद रखना है कि नहीं, सिर्फ हमें डेनमार्क याद रखना है। ठीक है, अच्छा बॉटम की बात करें तो ईरान, ईरान अब इसको रिलेट करो आप। ठीक है, रिलेट करेंगे। ईरान ने क्या किया है कि वीजा फ्री एंट्री भारत के लिए जो है बंद कर दिए, मतलब सस्पेंड कर दिए, कुछ समय के लिए जो है आपका बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान है। और ईरान जो है आपका ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें जो है आपका सबसे बेकार कंट्री है, क्योंकि 66 नंबर पे है ये। ठीक है, यूएसए आपका 65 नंबर पे, सऊदी अरेबिया 67 नंबर पे है। ठीक है, तो ईरान जो है आपका लास्ट है, तो इसको याद रखेंगे। 14 नंबर आए इसके 100 में से, हमारे फिर भी ठीक है 100 में से 61 नंबर आए। लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो फिर भी पिछली बार तो हम 10वें नंबर पे थे, इस बार हम 23वें नंबर पे, हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ गई है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, अगला है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमें याद रखना है महाराष्ट्र सरकार के बारे में। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ बच्चे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के भारत के पहले तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो पूछा जाएगा कि ये कार्यक्रम कौन चला रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या है कार्यक्रम, यह है आपका तेंदुए के जन्म से रिलेटेड। ठीक है, तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, याद रखेंगे, तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका कार्यक्रम है, इसको जो है आपको बच्चे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अच्छा, इसके तहत किया क्या जाना है, इसके तहत उन क्षेत्रों में तेंदुओं के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जाएगा जहां पर मानव तेंदुओं के बीच मुठभेड़ बढ़ रही है। ठीक है, तो तेंदुओं और मानवों के बीच में जहां पे आपका मुठभेड़ बढ़ रही है, वहां पे जो है आपका जन्म नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पुणे के जुन्नार से होगी, जहां तेंदुओं को मानवों से आमना सामना जहां तेंदुओं का मानवों से आमना सामना सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। और तेंदुए जो है आपके, तेंदुए जो है चीता के साथ में कंफ्यूजन मत करना है इसको। ठीक है, तेंदुआ अलग होता है बच्चे। ठीक है, तेंदुआ अलग होता है। और हमारी जो कैट फैमिली है, कैट फैमिली का जो सबसे मतलब भारत में जो सबसे फैमिलियर
जो वैरायटी है, नस्ल है, वो तेंदुए की है ना। ये जो है ऐसे दी जाता है कहीं पे भी। तो ये जो है तेंदुए की जो पॉपुलेशन है वो हमें ऐसे नहीं कि इंडेंस जंगल में ही मिलती है ना, जंगल के जो बाहरी वाले क्षेत्र है वहाँ पे भी इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है, ठीक है। और ये आराम से बच्चे आपके जो है ये हमें सड़कों पे चलते हुए, है ना, ये जो है आपका जहाँ पे लोग रहते हैं ना, रिहायशी जो इलाके होते हैं वहाँ पे आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो तेंदुओं के और इंसान के बीच का जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए जो है आपका ये किया जा रहा है। ऐसी कुछ न्यूज हमने कल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, हनुमान परियोजना, है ना, याद है हनुमान परियोजना? उसमें भी यही है कि जो भी आपका ये जानवर है उनको जो है आपका उनके और इंसान के बीच का जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए, मतलब उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, वो बात अलग है कि हम उनकी दुनिया में घुस गए हैं, है ना, जंगल काट करके अपना घर बना दिया है, तो आए गए हैं वो तो बेचारे छत पे सोने के लिए, ठीक है। तो ये संघर्ष जो है आपको कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये जन्म नियंत्रण प्रोग्राम चलाने की बात की थी, जिसे कि ठप्पा लगा दिया सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बच्चे आरआरबी जे के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी जे सीबीटी 1, तो ये कॉम्बो बैच जो है आपके लिए मोस्ट सजेशन है ये, ठीक है। और ये इसलिए भी है क्योंकि आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कैसे करना है ना, और ये सवाल इसलिए आता है बच्चों के दिमाग में कि कैसे करना है, क्योंकि आरआरबी जो है आपका वो सीबीटी 1 क्वालिफाई करना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी ये भी है कि अच्छे नंबरों के साथ में क्वालिफाई किया जाए, ठीक है। और दूसरी टेंशन ये है कि अगर सिर्फ नॉन टेक ही पढ़ना होता तो हम कर लेते एक बारी, लेकिन हमें सीबीटी 2 में तो फिर टेक्निकल पढ़ना है और टेक्निकल में बहुत अच्छे जो है नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? और आरआरबी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सीबीटी 1 हम पहली बारी में क्वालिफाई कर ले उसके बाद में जो है सीबीटी 2 के लिए दोबारा से तैयारी करें, है ना। पहले से ही आपको टेक्निकल भी पढ़ना है और नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। तो कैसे किया जाए? हमारे पास में जितना समय है, कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों को कि 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं, है ना, कैसे किया जाए? और सबसे मेन बात यह है कि ऐसा नहीं कि मटेरियल की कमी है, मटेरियल दुनिया भर का है, अथाह है, फ्री में मिल रहा है आपको, यूट्यूब में मिल रहा है आपको, गूगल सर्च करके जो है आपको दुनिया भर की पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन क्या उन सब में अपना टाइम वेस्ट करना है? तो उसका जवाब बच्चे यही है ना। आपके जितने भी टेक्निकल के लिए नॉन टेक्निकल वाले कोर्स बनाए जाते हैं ना, वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपको पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो नॉन टेक्निकल है वो नहीं पढ़ना है। चैप्टर वाइज जो है आपको कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें रहने देनी है, चैप्टर में भी कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है, ये सब कुछ जो है आपको बताया जाता है। तो गाइडेंस के साथ में बच्चे आपको ये जो कोर्सेज हैं वो दिए जाते हैं, है ना। तो सबसे बेहतरीन चीज जो है मुझे अपने अपने कोर्सेज की लगती है वो यही है कि हम ये जो है सेग्रीगेट कर पाते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है बच्चे आप देखिए और थोड़ा सा अपने समय को बचाइए, ठीक है। अपने सीबीटी 2 सीबीटी 1 को अच्छे से बैलेंस करते हुए जाइए, ठीक है, और अच्छे से जो है आपका प्रिपरेशन करते हुए जाइए। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आता है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आता है, किसी भी प्रकार की एसएससी जेई के लिए है या फिर आपका आरआरबी जेई के लिए है, कोई भी डाउट रहता है तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है आप स्कैन करके पहुंच जाओगे मेरी दुनिया में, मतलब कि हमारे ग्रुप में, टेक का नॉन टेक जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जो है 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, है ना। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, उनको जो है आप डीएम करके पूछ सकते हैं जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अपने जो डाउट है हमको लेकर के, है ना, कंटेंट को लेकर के या फिर टीचर को लेकर के, जो भी आपके डाउट रहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।